नमस्कार। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या 40 तक पहुंच गई है। इस त्रासदी को लेकर पटना में विधानसभा से लेकर दिल्ली में राज्यसभा तक में ये मुद्दा गूंजा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। निशाने पर शराबबंदी भी है और शराब पीने वाले भी। कल तीसरे दिन हुआ। क्या हुआ? एक चक्कर सा आया, उसके बाद धुंधला दिखाई दिया। कितने आदमी पिए थे आप लोग? बहुत आदमी पिए थे। हमारे का दिन दारू पियला न था न चरल सब हम भी क्या गए पिए हो गए। कहाँ से दारू पिए थे? पता न शादी उदी रहे वही पार्टी में कौन से कोई ले आके पिया। जहरीली शराब ने इनका ये हाल कर दिया। कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गए। इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी नीतीश की शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रही है। उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं विधायक, लेकिन नीतीश उनको अहमियत देते नजर नहीं आते। उनकी राय साफ है कि शराबबंदी के बावजूद अगर शराब पिएंगे तो वो गड़बड़ होगी और जान जाएगी। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है। नीतीश की सहयोगी कांग्रेस ने भी इस त्रासदी की जांच की मांग की। जो मौतें हुई हैं वो तो उसको कोई ठीक नहीं मानेगा और हम लोगों को तकलीफ है कि इस तरह का ये हुआ है। और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर जांच बैठाएं और जो लोग भी दोषी हैं उसको उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए यह बहुत बड़ी। उधर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि भारत सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रालय केंद्र सरकार इस पे संवेदनशील है, उसको देख रही है। कोई इसका विषय आएगा तो हम आपसे बात करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश सरकार की नाकामी की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शराबबंदी के अपने फैसले पर कायम हैं। इन दोनों के बीच जहरीली शराब से हुई मौतों पर भी राजनीति हो रही है और शराबबंदी पर भी। पटना से मनीष कुमार और दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एनडीटीवी से कहा है कि जहरीली शराब के मामले में मौत के आंकड़े छुपा रही है सरकार। कितनी बड़ी संख्या में आंकड़ों को छिपा दिया गया, मरने वालों की संख्या को छिपा दिया गया। एक आतंक और भय का माहौल थाना पैदा कर देता है। लोग दूसरे जगह जाके जला देते हैं शव को, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। अगर मालूम पड़ गया कि शराब पीने से मौत हुई है तो पुलिस उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लेगी, पकड़ लेगी। तो इसलिए जितनी संख्या आती है उसे कई गुना ज़्यादा संख्या को छिपा लिया जाता है। तो इसलिए बार बार आप बिहार की तुलना अन्य राज्यों से मत कीजिए। अन्य राज्यों की स्थिति अलग होगी, लेकिन बिहार के अंदर क्या केवल 40 ही लोग मरे हैं क्या? छपरा के अंदर मालूम कर सरकार बताए कि अगल बगल के कितने स्मशान घाटों पर पिछले 3 दिनों के अंदर कितनी लाशों को जलाया गया है? क्या सरकार बताएगी? आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर घेरा है। साथ ही उन्होंने आतंकवाद के मामले में चीन के रवैये पर भी बिना नाम लिए आपत्ति जताई। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता में बहुपक्षीय मंच में सुधार पर चर्चा हुई। इसमें पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन याद दिलाया, लेकिन चीन का बिना नाम लिए बहुपक्षीय मंचों के गलत इस्तेमाल की आलोचना की। We are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. दुनिया जिसे अस्वीकार्य मानती है उसे सही ठहराने का सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। ये निश्चित रूप से सीमा पर आतंकवाद के राज्य प्रायोजन पर लागू होता है, न ही ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करना और पड़ोसी देश की संसद पर हमला करना इस परिषद के सामने उपदेश देने के लिए प्रामाणिकता के रूप में काम कर सकता है। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. लेकिन तवांग में चीन की सेना के साथ ताजा झड़प पर चर्चा की मांग सरकार लगातार ठुकरा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चीन का नाम लेने से बच रही है।
इसका मतलब ये है कि ये सरकार डरते हैं, क्योंकि हाँ हो सकता है कि हम ऐसा कोई सवाल उठाए, सरकार को बुरी लगे, सरकार मनपसंद ना हो। जब चीन हमारे खिलाफत इतने सारे साजिश कर रहे हैं तो आप लाल आंख दिखाने की बदले क्यों लाल कुर्ता दिखा रहे हो? गलवान झड़प के 2 साल से ज्यादा हुए, लेकिन चीनी सेना वापस पहले की स्थिति में नहीं गई है। विदेश मंत्री बार बार कह रहे हैं कि रिश्ते सामान्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र या बाकी अंतर्राष्ट्रीय या बहुपक्षीय मंचों पर चीन का नाम नहीं लेना भले ही कूटनीति या किसी रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन विपक्ष यहाँ पर लगातार याद दिला रहा है कि सीमा सुरक्षा के तौर पर पाकिस्तान नहीं, चीन असली समस्या है और उस पर साफ रणनीति की जरूरत है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की रात में सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्य भेद सकती है, यानी इसकी जद में चीन की राजधानी बीजिंग भी आती है। अब्दुल कलाम द्वीप से दागी गई थी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ हैं। राजीव, बहुत अहम है जो ये परीक्षण किया गया है। सही कह रही हैं कि खासतौर से जो टाइमिंग देखा जाए उससे लेकर जो है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की मिसाइल है कि एक इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज जो है बढ़ाया जा सकता है। सेना के हमें सूत्र बता रहे हैं कि इसका रेंज हालांकि 5000 से 5500 किलोमीटर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसकी रेंज में बढ़ोतरी किया जा सकता है। और जो पुराना जो अग्नि 5 मिसाइल का जो टेस्ट हुआ था उसके तुलना में ये बहुत हल्का है और इसकी रेंज को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब सीधे तौर पर है कि इसके चीन जद में आता है। और ये सबसे बड़ी इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसको फायर कीजिए और भूल जाइए, इसका निशाना बिल्कुल सटीक है और इसे आप इंटरसेप्टर मिसाइल आपके पास होगा तभी आप इसकी जद में आने से बच सकते हैं या इसको गिरा सकते हैं, नहीं तो इस मिसाइल को रोकना असंभव है। यानी चीन भी खौफ खाएगा इस मिसाइल के आने के बाद। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि चीन की जो मिसाइल की तकनीक की बात करते हैं तो उसका जो है बहुत ज्यादा मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं जानकारी है, उसकी विश्वसनीयता कम से कम नहीं है। लेकिन जो भारत की जो मिसाइल है, चाहे अग्नि की बात करें, चाहे पृथ्वी की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, उसकी विश्वसनीयता दुनिया भर में है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के साथ केंद्र की जुबानी जंग की गूंज अब संसद तक पहुंच गई है। संसद में आज कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बहुत सीमित है। ये चिंता का विषय है कि देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसके पीछे मुख्य कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति है। सरकार ने इसमें कमी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र के पास बहुत अधिकार नहीं है। इसके लिए कोलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों पर भी विचार करना होता है। किरेन रिजिजू ने कहा है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन संविधान की भावना कहती है कि जजों की नियुक्ति करना सरकार का अधिकार है। 1993 के बाद से बदला गया है। जब तक जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव नहीं होता, रिक्त उच्च न्यायिक पदों का मुद्दा उठता रहेगा। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने की प्रक्रिया आज और आसान हो गई है। भारत ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी अब ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। आज लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी को ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका भी खारिज कर दी थी। इसमें नीरव मोदी ने खराब दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत न भेजने की गुजारिश की थी। फिल्म पठान के गाने के विवाद में घिरने के बाद आज शाहरुख खान कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए। इस दौरान शाहरुख खान ने कहा है कि दुनिया भले ही कुछ भी कहे, हम जैसे लोग सकारात्मक ही रहेंगे। सोशल मीडिया अक्सर तंग नजरिए के बल पर आगे बढ़ता है, जो इंसानी फितरत को उसके सबसे निचले स्तर तक सीमित कर देता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि नकारात्मकता से सोशल मीडिया की खपत बढ़ती है।
ऐसी गतिविधियां अलगाव और तबाही की तरफ ले जाती हैं। दरअसल पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका के गेरुआ रंग के पहनावे का विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कल कहा था कि इस गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है, इसलिए कपड़ों को ठीक किया जाए, नहीं तो फिल्म को मध्य प्रदेश में इजाजत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करना होगा। Cinema and in fact the advent of articulation through social media platforms have now become the foremost expression of human experience and emotion. The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. और अब बात रेलवे से जुड़ी हुई। एनडीटीवी को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को एक बार फिर से छूट दी जा सकती है। रेलवे मार्च 2023 के बाद फिर से छूट देने पर विचार करेगा। मार्च 2020 से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में छूट मिलती थी। महिलाओं को 50% और पुरुषों को 40% छूट मिलती थी, लेकिन कोरोना काल से ये बंद कर दी गई थी।